नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं कंटिन्यू इंडियन नेशनल मूवमेंट की। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने पिछले वीडियो में हमने बात की 1896-97 से लेकर 1905 तक की गतिविधियों की, जहां पर हमने मुख्य रूप से पढ़ा बंगाल के विभाजन को, और उसके अलावा हमने देखा किस तरह से लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर ने। अब देखिए, बंगाल के विभाजन के बाद अरुणडेल समिति की एक सिफारिश आई कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाए। अरुणडेल समिति की सिफारिश आई कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाए, और इसी के आधार पर 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की भी गई। परंतु उससे पहले स्थिति ये हुई कि भारतीय बहुत नाराज़ हैं, और जब भारतीय लोग बहुत नाराज़ हैं तो एक आंदोलन विकसित हुआ जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन जो है, ये कहीं ना कहीं आप आज भी सुनते हैं, स्वदेशी के बारे में बहुत सारी बातचीत होती है। तो मुख्य रूप से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जहां पर ब्रिटेन, जो अपने व्यापार के दम पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर बैठा है, भारत में अंग्रेज़ों की मुख्य स्थिति, मजबूत स्थिति का जो मूल आधार है वो उनका व्यापार है। अगर उस व्यापार को ही कहीं ध्वस्त कर दिया जाए तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ भारतीयों को स्वशासन देने में और स्वराज्य प्रदान करने में शायद मुख्य भूमिका निभा दें, और अंग्रेज़ भारत से पलायन कर जाए। इस तरह की थीम काम कर रही है इस स्वदेशी आंदोलन के पीछे। इस स्वदेशी आंदोलन का जो स्वरूप हम लोग यहाँ देखते हैं वही लगभग असहयोग आंदोलन के दौरान भी देखते हैं, जहाँ पर स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। ये कहा गया कि जो विद्यार्थी हैं वो ब्रिटिश स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। उसके अलावा जो अदालतें हैं वहाँ पर न्याय के लिए नहीं जाएंगे। विदेशी कपड़े का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सब कुछ इस स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। और इस स्वदेशी आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो मूल रूप से 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, हम लोग जानते हैं 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, और यहीं पर सबसे पहले इस तरह के प्रस्ताव निकल कर आए। और इन प्रस्तावों में मुख्य बात ये की गई कि हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी की अवधारणा को अपनाएंगे, अर्थात अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। आपको बताएं, इस सारी बातचीत में जो मुख्य भूमिका में जो प्रथम व्यक्ति है जिसने इस तरह के सुझाव दिए कि हम बहिष्कार करें चीज़ों का, उनका नाम है कृष्ण कुमार मित्र। ये प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, कृष्ण कुमार मित्र, जिन्होंने इस तरह के सुझाव देते हुए विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को रोकने, स्वदेशी को अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की मुख्य भूमिका को यहाँ पर बताया। तो इन्हीं की प्रेरणा से चीज़ आगे निकल गई और स्वदेशी आंदोलन जो है एक मुखर स्थिति में, एक प्रमुख स्थिति में हमें देखने को मिल जाता है। अब इस स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत भारतीयों ने क्या मुख्य चीज़ें की, कहाँ पर किसने नेतृत्व किया, तो ये सारी बातचीत लेके चलते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली की, मुख्य क्षेत्र के रूप में दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर हैदर रजा का नेतृत्व हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम दक्षिण भारत में मद्रास की बात करें तो यहाँ पर चिदम्बरम पिल्लई का योगदान मुख्य रूप से है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी और पंजाब में तो लाला लाजपत राय, यूपी और पंजाब में लाला लाजपत राय, और इसके अलावा भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का मुख्य योगदान हमें देखने को मिल जाता है। इस स्वदेशी आंदोलन का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और इसमें दो प्रमुख पत्र जो तिलक के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, निकाले गए थे, केसरी और मराठा, इन पत्रों का मुख्य योगदान रहा। और इसके अलावा जो तिलक के द्वारा जो उत्सव आरंभ किए गए थे, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, इनका भी मुख्य योगदान देखने को मिलता है।
हालांकि इनका जो योगदान रहा उसकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी भी यहाँ डेवलप हुई, क्योंकि आपने हिंदू धर्म से संबंधित उत्सवों के माध्यम से, नाट्यों के माध्यम से आपने स्वदेशी आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश की और ये बात मुसलमानों को अखर गई। आपको ध्यान रखना, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है कि इस तरह से आपने प्रचार प्रसार किया इस आंदोलन का, तो मुसलमान जो हैं वो इस मुख्य धारा में शामिल प्राय नहीं होंगे। बहुत सारे मुसलमान, बहुत संख्यक मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे। अब देखें कि इसमें कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर शिक्षित मध्यम वर्ग है। यदि मैं ये कहूँ कि मुख्य भूमिका में कौन है, तो शिक्षित मध्यम वर्ग यहाँ पर भूमिका में है, जिन्होंने इस आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लिया है। परंतु जो निम्न वर्ग है वो इस आंदोलन में प्राय शामिल नहीं है। निम्न वर्ग या यूँ कहिए कि गरीब किसान जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं, और मुसलमान भी मुख्य भूमिका में नहीं है, इसका मतलब प्राय शामिल नहीं है। तो स्वदेशी आंदोलन में ये पार्टिसिपेशन की स्थिति रही। इस आंदोलन के दौरान क्या मुख्य चीज़ें हुई जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को लगा कि यह आंदोलन मुख्य स्थिति में चला गया है, मजबूत स्थिति में चला गया है। तो कुछ शिक्षण संस्थानों की स्थापना यहाँ पर हुई, जिनका जिक्र कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बताएं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया 1906 में। एक तो इम्पोर्टेंट ये रहता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, प्रश्न पूछा जाता है कब गठित की गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई अगस्त महीने में 1906 में। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है। उसके अलावा यदि हम देखें, स्वदेशी आंदोलन में एक और महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था की स्थापना हुई और वो था बंगाल नेशनल कॉलेज। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और बंगाल नेशनल कॉलेज की जो स्थापना की गई, इसके प्रथम प्राचार्य के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में अरविंद घोष इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अरविंद घोष इसके फर्स्ट प्रिंसिपल हुए। तो बंगाल नेशनल कॉलेज जो है उसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन दोनों ही 1906 में किए गए। तो इसका मतलब स्वदेशी आंदोलन में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना मुख्य रूप से की गई। पंच न्याय पर विश्वास किया गया। लगातार वस्त्र निर्माण पर, स्वदेशी वस्त्र निर्माण पर बल दिया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मुख्य रूप से हुआ। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि कुछ पत्र पत्रिकाओं की बहुत भूमिका रही स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में, और उन पत्र पत्रिकाओं में कौन कौन से हैं तो आपको बताएं, युगांतर, इसके अलावा वंदे मातरम। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है हमारे साथ साथ कि युगांतर पत्र जो है वो किसके द्वारा प्रचारित प्रसारित किया गया। तो आपको बताएं, युगांतर के जो प्रणेता थे वो थे भूपेंद्र नाथ दत्त। इसी तरह से वंदे मातरम के जो संपादक थे वो थे अरविंद घोष। और एक और पत्र यहाँ पर मुख्य रूप से प्रचारित हुआ, संध्या। ये भी फेमस है। इस युग का आपसे पूछा जाएगा कि क्रांतिकारी युग के या क्रांतिकारियों के मुख्य पत्र कौन कौन से थे, तो ये वो दौर है और ये वो पत्र हैं जिनके माध्यम से क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो संध्या तीसरा वो पत्र है जो मुख्य स्थिति में है, और इसके जो संपादक हैं वो ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ब्रह्म बांधव उपाध्याय। तो ये फैक्चुअली आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। युगांतर के भूपेंद्र नाथ दत्त, वंदे मातरम के अरविंद घोष और संध्या के ब्रह्म बांधव उपाध्याय। और एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी इस समय बहुत प्रचारित हुई और उसका नाम था भवानी मंदिर। पुस्तक जो थी उसका नाम था भवानी मंदिर। ये भी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही इस क्रांतिकारी दौर की, और इसके जो रचनाकार हैं वो थे वारिंद्र कुमार घोष या वारिंद्र घोष, जिनका नाम अभी हमने बात डिस्कस किया था। वारिंद्र घोष, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की जिसके बारे में। तो वारिंद्र घोष की मुख्य भूमिका रही। मैंने आपको ये बताया भी था कि वारिंद्र घोष का
और भूपेंद्र नाथ दत्त का बड़ा योगदान रहा अनुशीलन समिति के पुनर्गठन में, और इन दोनों ने ही सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया बंगाल के क्षेत्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जनमत तैयार करने में एक विशिष्ट भूमिका इन लोगों की रही है। ठीक है, तो इन सब का योगदान आप देख लीजिएगा, युगांतर का, वंदे मातरम का, संध्या का और भवानी मंदिर का। इसके साथ ही आप लोग ये देखेंगे कि इस स्वदेशी आंदोलन में नरम दल और गरम दल दोनों की मुख्य भूमिका आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उदारवादी इससे अलग हैं, उदारवादी भी जुड़े हुए हैं क्योंकि वो भी बंगाल के विभाजन के खिलाफ हैं। और उग्रवादियों की तो मुख्य भूमिका आप देख रहे हैं, यहाँ पर तिलक हैं, यहाँ लाला लाजपत राय हैं। तो इस तरह के लोग जो क्रांतिकारी गतिविधियों या उग्रवाद के जनक माने जाते हैं, इन लोगों का भी मुख्य योगदान यहाँ देखने को मिल जाता है। एक और समिति का भी यहाँ पर मुख्य योगदान देखने को मिलता है, और उस समिति का जो नाम था वो था स्वदेश बांधव समिति। ये फेमस है, आपको ये याद रखना है कौन सी समिति बहुत प्रसिद्ध रही, स्वदेश बांधव समिति। इस समिति का भी सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार में योगदान माना जाता है, और इसके जो संपादक थे या इसके जो प्रणेता थे वो थे अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त यहाँ पर स्वदेश बांधव समिति जो थी उसके मुख्य व्यक्तित्व माने जा सकते हैं, या ये कहिए कि इसके संस्थापक माने जा सकते हैं। तो अश्विनी कुमार दत्त का नाम और स्वदेश बांधव समिति जिसके माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार मुख्य रूप से हुआ। हालांकि आप देखेंगे तो बंगाल इसका मुख्य क्षेत्र रहा, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे भारत में ये ज़्यादा विकसित हो पाया स्वदेशी आंदोलन। बंगाल, हालांकि देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा उत्तर भारत में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, दिल्ली में या यूँ कहिए कि पंजाब यूपी में भी है, परंतु जैसे राजस्थान है तो यहाँ पर राजस्थान में कुछ नहीं, गुजरात में कुछ नहीं, इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचार प्रसार, बम्बई में कोई विशेष भूमिका यहाँ दिखाई नहीं देगी। तो बंगाल मुख्य केंद्र रहा इसका। और आपको बताएं कलकत्ता के टाउन हॉल में ही इसकी घोषणा की गई थी कि हम स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट करने वाले हैं। कई बार इसके स्टार्टिंग की डेट पूछ ली जाती है आपसे, तो 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, 7 अगस्त 1905 से मानी जाती है। हालांकि इसकी जो पराकाष्ठा है, इसका जो मैक्सिमम है वो आपको 1906 में मुख्य रूप से देखने को मिल जाता है। तो ये एक ऐसा आंदोलन जहां महिलाओं ने शुरुआत कर दी अपने क्रांतिकारी स्वरूप की या क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी भूमिका की। नरम दल और गरम दल के जो नेता हैं वो अभी तक संगठित रूप में आपको दिखाई देते हैं, और जैसे ही ये आंदोलन पतन की ओर जाएगा वहाँ पर कांग्रेस का विभाजन आपको देखने को मिलेगा। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन जो है पतन की ओर क्यों चला गया, तो उसमें आपको 2 कारण मुख्य रूप से डिस्कस करने हैं। एक तो ये कि 1907 में कांग्रेस जो विभाजित हो गई नरम दल और गरम दल के रूप में, उससे स्वदेशी आंदोलन खत्म हो गया। और दूसरा, जो क्रांतिकारी गतिविधियों के मुख्य लोग थे जिनके हाथों में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नेतृत्व था, उन सब में गरम दल वालों को सबको कहीं ना कहीं यहाँ से रास्ते से अंग्रेज़ों ने हटा दिया। जैसे 1907 में लाला लाजपत राय को जेल हो गई, 1908 में तिलक को हो गई, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे लोग जो हैं उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो इन लोगों के हटने से स्वदेशी आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, परंतु एक ग्राउंड मिल गया, एक आधार मिल गया, और इसी आधार को महात्मा गांधी ने आगे अपने आंदोलनों में शामिल किया, और इसी मुख्य धारा के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत परेशान किया और यूं कहिए कि भारत से जाने के लिए मजबूर किया। तो स्वदेशी आंदोलन की मुख्य भूमिका आपको यहाँ पर देखने को मिल गई होगी। अब यहाँ पर एक संस्था का जिक्र लास्ट में और करना चाहूँगा जो फैक्चुअल आपके काम आ सकती है। देखिए, इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही एक और संस्था 1906 में स्थापित हुई थी जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। और इस संस्था की जो स्थापना की वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने की, ये फेमस है। और इस संस्था के द्वारा
जो पहली छात्रवृत्ति दी गई, ये छात्रों को उनके आर्ट्स के लिए, उनकी कलाओं के लिए, या यूं कहिए कि स्वदेशी से संबंधित अपनी विशिष्ट भूमिका के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती थी। तो प्रथम छात्रवृत्ति किसे दी गई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मैं शामिल कर रहा हूं यहाँ पर नंदलाल बोस को। पहली छात्रवृत्ति इस संस्था के द्वारा किसे दी गई, तो नंदलाल बोस को ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इसको भी अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे। और इस संस्था की, या यूं कहिए कि इस संगठन की स्थापना भी 1906 में हुई। तो 1906 में आप 3 चीज़ें देख लेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, बंगाल नेशनल कॉलेज, और उसके अलावा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना यहाँ पर मुख्य रूप से हुई। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में हमारा डिस्कशन पर्याप्त है। अब देखें हम इसका क्या परिणाम निकला कि हिंदुओं ने अपने धार्मिक संगठनों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया। मुसलमानों को अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी एक संगठन की आवश्यकता है। उनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, उनके पास कांग्रेस जैसा एक मजबूत संगठन नहीं है जिसके माध्यम से मुसलमान अपनी बात को रख सके। उन्होंने ये देखा कि बंगाल के विभाजन का भारत में बड़ा विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन चला, तो मुसलमान किसी भी तरह से एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जो उनके भविष्य को सुरक्षित कर सके, उनको इस स्थिति में ला सके कि वो अपनी बात अंग्रेज़ों तक पहुंचा सके। तो ऐसे एक संगठन की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को स्थापना हुई मुस्लिम लीग की। और मुस्लिम लीग की स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो ढाका के नवाब का। कहाँ पर स्थापित हुई, तो ढाका में हुई, ये भी याद रखना है आपको। ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां जो थे, इनका योगदान माना जाता है सबसे ज़्यादा कि इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कराई। ठीक है, और जब स्थापना हो गई तो वहाँ पर जो मीटिंग की गई, उस मीटिंग में जो संस्थापक अध्यक्ष थे, देखिए आपसे पूछा जाता है संस्थापना किसने की, तो संस्थापना सलीमुल्लाह खां ने की, और संस्थापक अध्यक्ष के तौर पर नाम लिया जाता है वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जो है वो यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई, इस पर बहुत सारी बातचीत की जाती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग सीधा सीधा जो है वो कांग्रेस के विरोध में बनाया गया एक संगठन था, तो मैं आपकी बात को गलत ठहरा दूं। यहाँ पर मुस्लिम लीग के जो उद्देश्य थे उसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि ये अंग्रेज़ों के प्रति अपनी वफादारी को सिद्ध करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ों का इनके प्रति जो आक्रोश है, मुसलमानों के प्रति स्पेशली जो आक्रोश है, जो 1857 की क्रांति के बाद दमन चक्र में भी दिखाई दिया, वो उसे कम करना चाहते हैं और इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं कि मुसलमान अंग्रेज़ों के विरोधी हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमान अंग्रेज़ों के समर्थक हैं, उनको साथ देना चाहते हैं, वो उनसे किसी तरह से अलग नहीं है। तो मुस्लिम लीग का सबसे जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था। दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य ये था, जो संस्थाएं चल रही हैं जहां पर चुनाव आदि होते हैं और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, तो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, प्रतिनिधित्व प्राप्त कराना इनका उद्देश्य है। और आपको बता दें इनके जो घोषणा पत्र या जिसे आप मैनिफेस्टो कहें या यूं कहिए कि इनिशियली जो इन्होंने प्रोग्रामिंग किया था उसमें कहीं पर भी इस तरह की लाइनिंग स्वीकार नहीं की जाती है कि ये कहीं हिंदू विरोधी हैं या कांग्रेस विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 1920 तक कांग्रेस के सदस्य भी रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस के बिल्कुल विरोध में है, हिंदुओं के पूरे विरोध में। हाँ, ये मुसलमानों का अंग्रेज़ों के प्रति स्वामी भक्ति का एक प्रदर्शन है, एक प्रयास है और एक कोशिश है जो अपनी कम्युनिटी को अंग्रेज़ों से ज़्यादा सुविधाएं दिलवाने के लिए विकसित की गई। ठीक है, अब इसके कुछ अधिवेशनों को हम लोग देख लेते हैं जो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 1907 में इनका पहला अधिवेशन हुआ और ये 1907 का जो पहला अधिवेशन था ये कराची में हुआ
और कराची के इस अधिवेशन की अध्यक्षता आदम जी पीर भाई ने की। तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 1907 के बाद एक 1908 को और देख लेते हैं, क्योंकि रेगुलर में शुरू के पूछ सकता है। तो 1908 का जो अधिवेशन हुआ वो अमृतसर में, ठीक है। और सर सैयद अली इमाम इसके अध्यक्ष रहे, इन्होंने अध्यक्षता की, ठीक है। तो ये शुरू के दो हैं, तो इसलिए आप लोगों को जान लेना चाहिए। बाकी इसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं मुस्लिम लीग के, वो हमारे लिए देख लीजिए। जहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना होंगे वो महत्वपूर्ण होगा। तो एक तो आपको याद रखना है 1916, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1916 में लखनऊ में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता की मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, जब सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना रहे हैं। पहली बार कब बने, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। और अगर आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी है तो आप जानते हैं लखनऊ समझौता हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ, मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ। और 3 लोगों की मुख्य भूमिका मानी जाती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने में। उन 3 लोगों में एक मोहम्मद अली जिन्ना है, एक बाल गंगाधर तिलक हैं और एक एनी बेसेंट है। इन तीनों के प्रयासों से लखनऊ समझौता संपादित हुआ 1916 में। तो आपको याद रखना है कि 1916 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने की, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे जाएं तो 1919 में अमृतसर में अध्यक्षता की हकीम अजमल खां। आपको यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट से भी मैं रूबरू करा दूँ। 1915 से लेकर कुछ वर्षों तक ऐसा रहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक ही जगह संपादित हुए, और उसका उद्देश्य यही था कि दोनों ही कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं और संगठित स्वरूप देना चाहते हैं। और संगठित स्वरूप की शुरुआत लखनऊ से आपको देखने को मिली। यहाँ हकीम अजमल खां, अगर आप 1919 के फ्रेम को देखेंगे तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उसके अलावा खिलाफत आंदोलन अस्तित्व में था, और हिंदू और मुसलमान कहीं ना कहीं संगठित स्वरूप में हैं। गांधी भी जुड़े हुए हैं मुस्लिम खिलाफत आंदोलन से। और यहाँ पर हकीम अजमल खां के द्वारा गोवध निषेध की घोषणा की गई, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट माना जाता है कि मुस्लिम लीग ने गोवध निषेध की घोषणा किस अधिवेशन में की, उसकी अध्यक्षता किन्होंने की, तो हकीम अजमल खां ने की, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। 1919 के बाद सीधा हम चलते हैं 1930 में, और ये जगह है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में अध्यक्ष हैं मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल वो प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने ये कहा था कि भारत से अलग पाकिस्तान होना चाहिए। इस थ्योरी को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मोहम्मद इकबाल का जो आरंभिक कथन था वो ये था कि भारत में मुसलमानों को अलग क्षेत्र मिलने चाहिए, अलग प्रांत मिलने चाहिए, अलग क्षेत्र मिलने चाहिए। उनकी जो बेसिक अवधारणा थी वो ये नहीं थी कि वो भारत से अलग पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। परंतु इस बात को जो कट्टरपंथी थे उन्होंने पकड़ लिया, और उन्होंने कहा इकबाल भी यही कह रहे हैं, और इस वजह से उस बात को तूल देते देते, उसको एक्सेलरेट करते करते, बढ़ाते बढ़ाते भारत से पाकिस्तान को अलग किए जाने की मांग प्रस्तुत कर दी गई। तो 1930 में इलाहाबाद से इकबाल ने पहली बार भारत में जो मुसलमानों की स्थिति है उसको अलग किए जाने की बात की थी। या यूँ कहते हैं कि भारत विभाजन की प्रथम मांग कहाँ पर दिखाई देती है, तो इकबाल के कथन में दिखाई देती है। और वो कहाँ से आया, वो इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन से 1930 में आया। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद आपको बताएं 1937 के बाद से, 1937 से लेकर कंटिन्यू जिन्ना ही अध्यक्ष रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग के मुख्य अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष के रूप में, जिसे कहें प्रमुख की स्थिति में जिन्ना ही रहे हैं। और जिन्ना ने 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब ये है कि जो लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में पहली बार इन्होंने भारत से अलग एक राष्ट्र की बात की है।
भारत से अलग मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र की बात की है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला कौन है, या द्विराष्ट्र सिद्धांत जब प्रस्तुत किया गया उस समय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना। और ये मांग कहाँ की गई थी, ये लाहौर में की गई थी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि बड़ा बैड डे रहा था हमारा 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हुई थी। और ये जो डिमांड की गई ये भी 23 मार्च को की गई थी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब 1943 में क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। 1943 में कराची के अधिवेशन में जब जिन्ना अध्यक्षता कर रहे थे तो इन्होंने मांग की थी डिवाइड एंड गो, विभाजित करो और जाओ। प्रश्न आता है विभाजित करो और जाओ किसकी मांग थी, तो मुस्लिम लीग की मांग थी। कहाँ पर ये मांग की गई, कराची में। कब की गई, 1943 में। और आपको बता दें 1943 से ही पाकिस्तान दिवस मनाना शुरू किया गया। और पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। पाकिस्तान डे कब से मनाया जाता है, 43 से, और 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। तो ये मुख्य अधिवेशन हम लोगों ने देख लिए मुस्लिम लीग के, और मुस्लिम लीग के प्रयासों से ही आगे जाकर भारत यूँ कहिए कि मुसलमानों को हक दिलाने के क्रम में ही भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों के रूप में दिखाई दिए, जिसमें कांग्रेस की भी कुछ गलतियां रही हैं, हम डिस्कस करेंगे जहां पर इस चीज़ की आवश्यकता होगी। अकेला मुस्लिम लीग को या मुसलमानों को दोष नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस की भी कुछ ऐसी गलतियां रही जहां वो मुस्लिम लीग को साथ लेकर चल सकते थे, नहीं चले, और इस वजह से भारत का विभाजन अस्तित्व में आया। चलिए, बहुत दूर की बात है वो, तो जब विभाजन तक पहुंचेंगे तो इसको और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको मुस्लिम लीग के कुछ अधिवेशन, मुख्य स्थिति देखने को मिल गई। और अब आप जान गए होंगे कि जब 1906 में मुस्लिम लीग बन गई है तो वो अपने अधिकारों के लिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करेंगे। और मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत उन्हें वो अधिकार मिल जाएगा। और ये भारत के विभाजन का प्रथम पड़ाव माना जाता है, जहां पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिले, और यही आगे जाकर पृथक देश के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बातचीत जारी रहेगी, जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।